हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर में संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कल अध्ययन कर रहे। मैंने पिछले दो वीडियो डाले हैं कि एक शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण को रोचक, उपयोगी और रुचिकर बनाने के लिए जिन साधनों का एक शिक्षण में प्रयोग करता है, उन सभी सामग्री को क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ये मैंने बता दिया था। और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार भी कल मैंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री होती है। और महत्व के बारे में शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन और तीसरा था श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य साधन जो कानों के द्वारा सुनकर छात्र ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उन साधनों को हम श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है। उसी तरह से दृश्य साधन वे साधन जिनको आंखों से देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, उन साधनों को हम दृश्य साधन कहते हैं। जैसे टीवी है, अपने चलचित्र है, चित्र है, मानचित्र है, मॉडल है, ये सभी किसमें आते हैं? दृश्य साधन। श्यामपट भी दृश्य साधन में आता है। इसी तरह से तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन। वे साधन जिनको छात्र देखकर और सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उन सभी साधनों को हम दृश्य और श्रव्य साधन कहते हैं। उन साधनों में कौन कौन आता है? जैसे टीवी आता है, टीवी बोल भी सुन भी सकते और देख भी सकते हैं। कंप्यूटर आता है, मोबाइल आता है, और ऐसे बहुत से साधन। तो ये तो थे साधनों के प्रकार। इसी तरह से मैंने श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व के बारे में भी अध्ययन करवाया था। आज हम संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रव्य यूनिट 2 है संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों की उपयोगिता। यानी संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों की क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब है कि हम संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन किस तरह से उपयोग में लेते हैं और क्या उपयोगिता है, ऐसा क्या रोल है इनका, जिससे हम संस्कृत शिक्षण में इनकी उपयोगिता मानते हैं। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यानी सबसे पहले हम लेंगे कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों को साधनों के उपयोग से संबंधित ध्यान रखने योग्य बात है। ध्यान रखने योग्य बात है। कहने का मतलब है कि जब हम संस्कृत शिक्षण कराते हैं, यानी संस्कृत की कहानी करते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, एक शिक्षक के द्वारा जब संस्कृत की कहानी सिखाई जाती है, तो संस्कृत शिक्षण में जब वो सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, तो उन सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करते हैं और किन बातों का आपको ध्यान लगाना है। यानी हम पॉइंट वाइज बता देता हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट है कि श्रव्य दृश्य साधनों का चतुराई से उपयोग किया जाना चाहिए। श्रव्य या ऐसे तो शिक्षण सहायक
का उपयोग चतुराई से किया जाना चाहिए, चतुराई से किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक शिक्षक के द्वारा जो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी सामग्री कब प्रयोग करनी है। हम जैसे एक शिक्षक जब एक सहायक सामग्री जब लाके रखेगा, तो जब उसको शिक्षण भी करवाना है और सहायक सामग्री का प्रयोग भी करना है, लेकिन सही समय पे ही सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। अगर हम सही समय पर अगर सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सहायक सामग्री ले जाना कोई औचित्य नहीं रखेगी। यानी चतुराई से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों के अनुभव समय समझ एवं आयु के अनुसार होनी चाहिए। कहना मतलब है जो भी सहायक सामग्री यूज की जा रही है, उपयोग में ली जा रही है, वह सभी सहायक सामग्री एक बच्चों की आयु के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों की कक्षा के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों की मतलब है कि उसकी जो समझ के अनुसार होनी चाहिए, उसके अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप सहायक सामग्री उसकी समझ के अनुसार नहीं होगी तो उस सहायक सामग्री को समझ ही नहीं पाएगा, आपका शिक्षण व्यर्थ होगा, आपका शिक्षण मतलब रुचिकर नहीं बन पाएगा। इसलिए उसकी मतलब कि समझ के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, कहना होता है कि जो भी आप पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सहायक सामग्री जो आप विषय पढ़ा रहे हो उस विषय से संबंधित होनी चाहिए। अगर उस विषय से संबंधित नहीं होगी तो उस सहायक सामग्री का कोई मतलब है कि अर्थ ही नहीं निकलता है, क्योंकि अगर उसके साथ होगी या उस विषय से संबंधित होगी तभी वो सहायक सामग्री उपयोग में मानी जाती है। सहायक सामग्री छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। यानी आपको शिक्षण सामग्री ऐसे प्रयोग में लेनी है, शिक्षण सहायक सामग्री ऐसे प्रयोग में लेनी है जो छात्रों के मन में रुचि पैदा कर सके, यानी शिक्षण के प्रति वो जिज्ञासा पैदा कर सके। ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा। अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अनावश्यक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनावश्यक सहायक सामग्री का उपयोग नहीं होना चाहिए,
यानी जो विषय से संबंधित हो उसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। अगर विषय से संबंधित सहायक सामग्री नहीं होगी तो उस शिक्षण का उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि विषय से संबंधित ही सहायक सामग्री का औचित्य होता है। अनावश्यक सहायक सामग्री हम प्रयोग में लेंगे तो उस सहायक सामग्री का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद में प्रयोग की जाने वाली सामग्री सही आलेखन होगा। प्रयोग की जाने वाली सामग्री की हालत सही हो, यानी आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी दशा में हो। ऐसा नहीं है कि हम उठ पटा के कोई भी सहायक सामग्री लेके चले गए तो उसका कोई आप मेहनत भी कर रहे हो और मेहनत वो आपको मतलब कहीं ना कहीं शिक्षण में बाधा पैदा कर रहा है, तो ऐसे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। यानी आपकी सहायक सामग्री अच्छी हालत में होनी चाहिए, सही कंडीशन में होनी चाहिए, तभी बच्चा उसको या शिक्षार्थी उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। फिर ये सामग्री का उपयोग होने के बाद उसे छात्रों के सामने साझा करना चाहिए। बताएं कि सामग्री का प्रयोग होने के बाद छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। जब हमने सहायक सामग्री का प्रयोग लिया शिक्षण में, जब हम शिक्षण करवाते हैं उस शिक्षण में अगर सहायक सामग्री का प्रयोग करवा के रख दिया, लेकिन उसको या तो उसको उल्टा रखना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों का जो ध्यान होता है वो सहायक सामग्री का अंदर ही होता है, तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो सहायक सामग्री को वहां से हटा देना चाहिए। फिर सामग्री शिक्षण में सहायक होनी चाहिए। सामग्री शिक्षण में सहायक होनी चाहिए। अर्थात जो भी आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी आप टीचिंग में सहायक सामग्री का प्रयोग ले रहे हैं, तो वो सहायक सामग्री मतलब शिक्षण में सहयोग देने वाली होनी चाहिए। केवल उसको साथ में लाना और केवल शिक्षार्थी को बताना, ये आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनेगा, बल्कि आप जो शिक्षण सामग्री लेकर जा रहे हो वह शिक्षण सामग्री कहीं न कहीं आपके शिक्षण से रिलेटिव होनी चाहिए और शिक्षण में सहायक होनी चाहिए, तभी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री काम में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। सामग्री का चयन कक्षा के स्तरों में होना चाहिए। सामग्री का चयन कक्षा के स्तरानुसार होना चाहिए। यानी आप जो भी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग में ले रहे हो वो शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा के स्तरानुसार होनी चाहिए, बालक की आयु के अनुसार होनी चाहिए, शिक्षार्थी के अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज लेके चले गए जो बच्चों ने कभी देखी नहीं हो और कभी सुनी नहीं हो, तो वो आपके जो आप सहायक सामग्री लेके जा रहे हो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आपका शिक्षण अरुचिकर हो जाएगा, आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनेगा। तो शिक्षण सामग्री बच्चों की कक्षा के अनुसार होना चाहिए, बच्चों की अनुभव के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट आगे 10वां पॉइंट, शिक्षण सामग्री सरल सहज व सुबोध होनी चाहिए। यानी जो भी आप शिक्षण सामग्री एक शिक्षण में उपयोग में ले रहे हैं, तो आपकी जो शिक्षण सामग्री है
वो आप अच्छी होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। सुबोध का मतलब होती है कि ऐसी सामग्री जो बच्चों को समझ में आए, जल्दी समझ में आए, आसान मतलब समझने में आसानी हो, तो ऐसी सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद हम बिगाड़ने में दिक्कत होती है। आप लोग होते तो आपको लिखवा देते हैं, अब आप लोग तो नहीं, हमको बिगाड़ना होता है। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधनों का उपयोग कब किया जाए? मतलब संस्कृत शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधनों का उपयोग कब किया जाए? कहने का मतलब यही है कि शिक्षण एक टीचर का जो शिक्षण प्रभावशाली कब बनता है? अब जैसे मान लो टीचर ने बहुत अच्छी तैयारी करी, आज क्लास में जो मैटर पढ़ाना है बहुत अच्छी तैयारी करके कर ली उसने, और उसने उस शिक्षण से संबंधित जो टीचिंग एड लिया है, शिक्षण सामग्री ली, वो भी बहुत अच्छी तरह से बना के लाए, बहुत ही अच्छी तरह से और व्यवस्थित ढंग से उसने बना के लाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपका शिक्षण और आपका जो शिक्षण सामग्री जो भी लाई है उसमें समझ से नहीं बना, उसमें तालमेल नहीं बना, कब आपको वो सामग्री का प्रयोग करना है तो आपका शिक्षण 1 सेकंड में अरुचिकर रहेगा और उसमें कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। कहने का मतलब यही है, शिक्षण को रुचिकर बनाना है या शिक्षण को मतलब प्रभावशाली बनाना है तो जो भी सहायक सामग्री का जो प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग कब किया जाए उसका हमको ध्यान होना चाहिए। तो हम कहाँ इसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उस टॉपिक से संबंधित पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं। यानी जैसे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम टीवी के बारे में पूछेंगे, बच्चों तुम टीवी देखते हो? बच्चे बोलेंगे हाँ। टीवी में क्या क्या आता है, टीवी में क्या होता है, टीवी में क्या नहीं होता है, टीवी में और कौन से चैनल होते हैं, तो हम टीवी के बारे में जोड़ेंगे। तो उसी टीवी से रिलेटेड करके हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे। यानी हम जो भी टॉपिक या जो भी विषय पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक पे लाने के लिए हम पूर्व ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न बच्चों को पूछते हैं, उसी को हम और प्रश्न पूछने के लिए उस समय पूछने के लिए हम टीचिंग एड और शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सामग्री से अगर प्रश्न किया जाए तो शायद मुझे लगता है बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब देते हैं और उसका अच्छी तरह से और उसमें रुचि भी रखते हैं। एक प्रकार पाठ की प्रस्तावना में प्रश्न बनाए जाते हैं। आप जैसे आप भी अभी इंटर्नशिप में गए होंगे, इंटर्नशिप में आपने पाठ योजना बनाई होगी। पाठ योजना में आप 5 क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न बनाते हो क्योंकि आप पढ़ाने से पहले 5 प्रश्न बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछते हो, तो वहां पे आप टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं। दूसरा था शिक्षण बिंदुओं का विकास। शिक्षण बिंदुओं का विकास ये एक साहित्य लैंग्वेज में नहीं होता, बाकी जैसे अन्य हैं, एसएस के हैं, भूगोल के हैं, ऐसे उसमें प्रश्न उसमें विकासात्मक प्रश्न बनाने पड़ते हैं। यानी जो भी आप टॉपिक नहीं सॉरी आप कोई भी मतलब मैटर पढ़ाना चाहते हो उस मैटर में क्या जानकारी है, उस मैटर में क्या जानकारी, उससे पूर्व कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन शिक्षण बिंदुओं का विकास होता है। यानी हम क्या पढ़ाने वाले हैं उससे पहले कुछ 3-4 प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम शिक्षण बिंदुओं का विकास करते हैं और उस शिक्षण बिंदुओं में हम टीचिंग एड और सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे ही प्रयोग करने से
शिक्षण एकदम रुचिकर शिक्षण में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। अब और भी बहुत सारे हैं, उच्चारण सिखाना, उच्चारण सिखाना। हिंदी में और संस्कृत में और अंग्रेजी में शब्दों के वर्णों के जो उच्चारण सिखाए जाते हैं, उस वर्णों का उच्चारण करने के लिए या वर्णों के उच्चारण के से संबंधित कुछ टीचर, कुछ शिक्षक टीचिंग एड बना के जाते हैं कि किस वर्ण को कैसा उच्चारण किया जाता है, किस वर्ण का क्या साउंड और कैसी आवाज निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद में वर्तनी सिखाना, वर्तनी सिखाना। इसके लिए भी टीचिंग एड यानी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। वर्तनी यानी कौन से शब्द को किस तरह से बोला जाता है और किसकी ध्वनि कैसे निकाली जाती है। शब्द, शब्दार्थ, शब्द ज्ञान या शब्दार्थ, शब्दार्थ ज्ञान। इसके लिए भी छठा है शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या, शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या। व्याख्या यानी जो शिक्षण बिंदु लिखे जाते हैं या शिक्षण बिंदु की व्याख्या करने के लिए हम टीचिंग एड का या शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में रचना के विभिन्न रूपों में रचना के विभिन्न रूपों में यानी आप जो भी रचना करते हैं तो उसमें भी टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब आठवां है रूपरेखा के विकास में, रूपरेखा के विकास में। ऐसे बहुत से क्षेत्र है जहाँ पर या शिक्षण में, एक शिक्षण में, पूरे शिक्षण में कहाँ हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक को पूरा ध्यान होता है, उसको अवगत होता है, तो हमें कब कौन से शिक्षण सामग्री का कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये मैंने बता दिया। हम अगला विषय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।